अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी और उसको बड़ा डिटेल के अंदर हमने समझा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जो कि है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि हो क्या रहा था। अब जब हमने पीछे बात की थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहाँ पे हमने ये नोट किया था कि उस पर इस तरह की वैल्यूज़ आ रही थी, x इज़ इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3। तो वहाँ पे हमारे पास कोई मसला नहीं था। हमने सिंपली बाइनोमियल का यूज़ करके p ऑफ x इज़ इक्वल टू 1, p ऑफ x इक्वल्स टू 2 और ये सारी वैल्यूज़ जो है हम निकाल लेते थे, हमें कोई मसला नहीं आया वहाँ पे। तो जब तक हम इस तरह के डाटा को डील कर रहे थे, जहाँ पे x की को फिक्स्ड वैल्यूज़ थी और फाइनाइट वैल्यूज़ थी, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ नहीं आ रही थी। तो ऐसे जो वेरिएबल होते हैं जिनकी फाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं, फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, तो हमने बात की थी कि ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। और डिस्क्रीट वेरिएबल के ऊपर हमने ये बात की थी कि हम उसके ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो हमने पढ़ ली है। उसके बाद हमने एक और बात भी की थी कि इसके अलावा हमें कुछ ऐसे सिनेरियोज़ भी हमारे पास आ जाते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ और किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन की, जहाँ पे इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं। मिसाल के तौर पे x बिटवीन 1 एंड 2। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें फिर एक और डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे तो देखें ना, x की एक एक वैल्यू x इक्वल टू 1 है या x इक्वल टू 2 है या x इक्वल टू 3 है, इस तरह की वैल्यूज़ थी, फाइनाइट वैल्यूज़ थी। यहाँ पे अब इंटरवल्स गिवन है। ऐसा जो डाटा होता है उसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस डाटा। कॉन्टीन्यूअस डाटा को डील करने के लिए हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ी, तो हमने एक नई डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली आपने ये याद रखना है कि जब भी आप डिस्क्रीट डाटा की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। किस डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। और जहाँ पे आपको कॉन्टीन्यूअस डाटा होगा वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चंस के अंदर जब हम जाएंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है बाइनोमियल के अंदर और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। बाइनोमियल के अंदर क्या था, फिक्स्ड वैल्यू थी। एग्ज़ाम के अंदर भी जब क्वेश्चंस आएंगे तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन हो कि p ऑफ x इक्वल टू 1 निकालना है, x इक्वल टू 2 निकालना है, x इक्वल टू 3 निकालना है, तो आपको बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस किस्म का है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। लेकिन अगर आपको इंटरवल्स के ऊपर वो कह दे वैल्यूज़ निकालने का, प्रोबेबिलिटीज़ निकालने का, तो फिर आपको इस पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो क्वेश्चन जो है वो क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब इसके बारे में जो मेन चीज़ें हैं, पहले हम उसको थ्योरेटिकली जो चीज़ें हैं वो उनको देख लेते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ों को। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो मेन हमारा फोकस होगा क्वेश्चंस के अंदर, किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे उस चीज़ को देखेंगे। अब इसके अंदर हम 3 चीज़ों को स्टडी करेंगे, 3 चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, तो हम 1 बाय 1 उनको देखेंगे। पहली जो चीज़ है इसके अंदर, एक जो चीज़ इसके अंदर आएगी वो आपने इसको याद रखना है, फार्मूला। किसके अंदर फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। दूसरी जो इसके अंदर चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी कि कर्व इसके अंदर होंगी और उन कर्व को समझना ज़रूरी है बड़ा। और तीसरा जो इसके अंदर आएगा वो आएगा एरिया टेबल का यूज़ कैसे करना है आपने, क्योंकि यहाँ पे हमने मेन जो चीज़ डील करनी है वो क्या करनी है, एरिया निकालना है। एरिया टेबल को समझना यहाँ पे क्या हमारे लिए ज़रूरी है। अब इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में बताएं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फार्मूला आपने याद रखना है, और इसके अंदर कुछ चीज़ें और जो हैं इसके साथ आपने लिखनी है, वो भी मैं आपको बता दूँ। तो ये हमारे पास फार्मूला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसका नाम भी याद रखना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है हमारे पास, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू 1/सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई ई पावर -1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा पावर 2। ठीक है, क्या है हमारे पास 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई और फिर e की पावर -1/2, e की पावर के अंदर ये सारी चीज़ें e पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा पावर 2। तो ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं याद रखने वाली, इसके अलावा फार्मूला के अंदर वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनके बारे में आपने और क्या क्या चीज़ याद रखनी है और क्या किस चीज़ को इसके अंदर जाके एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे ना आपने एक तो ये देखना है क्योंकि इसके अंदर 3 किस्म के वेरिएबल आपको नज़र आएंगे, एक x है, एक म्यू है और एक जो है वो सिग्मा है। तो इन तीनों की डोमेन या रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक तो इसके अंदर x की वैल्यू जो होगी वो -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान होगी, एक ये आपने बताना है इसके अंदर। दूसरे इसके अंदर आपने जो म्यू है, म्यू क्या चीज़ है इसके अंदर, मीन है। म्यू क्या है, मीन है। और सिग्मा जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो एक ये भी बताना है आपने साथ, ठीक है, कि म्यू इसके अंदर क्या है, मीन है। सिग्मा इसके अंदर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। पाई क्या है, एक फ़िक्स्ड वैल्यू है, इसकी याद रखनी है। ई जो है वो फ़िक्स्ड वैल्यू, ये भी आपने याद रखनी है। अब इसके अंदर ना हमने एक्स की रेंज बता दी, एक्स की रेंज के साथ साथ हमें म्यू की रेंज भी बतानी है। तो म्यू की रेंज भी सेम पॉजिटिव इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान ही रहेगी। लेकिन अब जो सिग्मा है, सिग्मा आ रहा है डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो जाए तो हमें पता है कि चीज़ें अनडिफाइन हो जाती है। सो इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो सिग्मा के ऊपर हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि सिग्मा जो है वो क्या होगा, ज़ीरो से बड़ी वैल्यू होगी हमेशा, ज़ीरो से पॉजिटिव, ठीक है। सिग्मा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ आएंगी सिग्मा के अंदर। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में आपको ये चीज़ें बस पता होनी चाहिए। पर ये हमने आगे क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ठीक है। लेकिन आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एक तो याद रखना है। दूसरा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होंगे, उसमें कोई इतनी साइंस, रॉकेट साइंस नहीं होगी। तो उसके लिए आपने इसको याद रखना है। लेकिन मेन जो हमारे क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, उनके अंदर इसका कोई यूज़ नहीं है। सो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है। सो एक तो हमारे पास आ गया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, हमने उसको अंडरस्टैंड किया। इसके अंदर आपके पास 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई पावर ई रेज टू द पावर -1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा पावर 2। x क्या है इसके अंदर, वेरिएबल है म्यू, और सिग्मा जो है वो दो पैरामीटर्स हैं इसके अंदर। तो म्यू क्या है, मीन है इसके अंदर, और सिग्मा जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, ई की वैल्यू भी फिक्स्ड है। एक्स की और म्यू की रेंज जो है वो क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान, जबकि सिग्मा जो है वो क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो से बड़ा होगा, क्योंकि सिग्मा जो है यहाँ पे आ रहा था डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर आने की वजह से ये ज़ीरो नहीं हो सकता। सो इसकी वैल्यूज़ सिर्फ क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे हम। तो एक तो ये था हमारा फार्मूला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। दूसरा अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कर्व को समझेंगे कि कर्व क्या किस तरह से हमारी इसकी होगी। अच्छा, हमने जब बात की थी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने उसकी कर्व की जब बात की थी तो हमने ये कहा था कि उसकी कर्व 3 टाइप की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज़, ठीक है। वहाँ पे फिर हमने ये देखा था कि कुछ एक जो कर्व बन रही थी वो जहाँ पे P और Q की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही थी ना, वो हमने कहा था कि P और Q की अगर वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो वो सिमेट्रिकल होगी। P और Q की वैल्यूज़ जो हैं, P अगर लेस देन Q हो जाए तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगी, और P अगर ग्रेटर देन Q हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगी।
पर यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है स्क्यूड वाला। सिंपली यहाँ पे क्या होगी, कर्व हमेशा जो है वो सिमेट्रिकल रहेगी। कर्व हमेशा क्या होगी, सिमेट्रिकल रहेगी। अगर ये कर्व सिमेट्रिकल है तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे जो एरिया होगा दोनों साइडों पे वो इक्वल होगा। सिमेट्रिकल का यही मतलब होता है कि जो सेंट्रल पॉइंट है उसके दोनों साइडों पे जो एरिया है वो क्या होता है, एरिया इक्वल होता है। सिमेट्रिकल कर्व होगी यहाँ पे। एक चीज़ तो आपने ये चीज़ याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है, कि कर्व जो होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी। और यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो क्या होगा, मीन का होगा, ठीक है, मीन होगा। यहाँ पे सेंटर के ऊपर मीन हमेशा होता है और ये हाईएस्ट पॉइंट होता है इसके ऊपर, ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू म्यू होता है। इसके लेफ्ट साइड पे भी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, इसकी राइट साइड पे क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़। इसको मैं ज़रा अगर जो हम कर्व असल में यूज़ करेंगे यहाँ पे वो किस किस्म की होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। इसमें ना यहाँ पे मीन x और म्यू इक्वल होंगे, ठीक है, x और म्यू जो है ना यहाँ पे इक्वल होंगे। यहाँ पे राइट साइड पे आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, लेफ़्ट साइड पे आपकी जो है वो क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास इसी तरह से म्यू प्लस सिग्मा या एक्स प्लस म्यू प्लस सिग्मा आएगा, म्यू प्लस सिग्मा, यहाँ पे आएगी वैल्यू म्यू प्लस 2 सिग्मा। इसी तरह यहाँ पे म्यू प्लस 3 सिग्मा। और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे जो है ये हमारी वैल्यू क्या बनेगी, म्यू माइनस सिग्मा। इसी तरह ये वाली वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, म्यू माइनस 2 सिग्मा। और ये वाली वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, म्यू माइनस 3 सिग्मा। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ठीक है। राइट साइड पे आपके पास क्या होंगे, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू यानी कि यहाँ पे देखें ना, ये जो मीन है हमारे पास, मीन के राइट साइड पे जब हम जाएंगे इस साइड पे तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, फिक्स इंटरवल्स बनेंगे। तो एक आएगा म्यू, तो म्यू फिर अगला जो है वो वैल्यू आएगी म्यू प्लस सिग्मा। फिर उतने ही फासले के ऊपर अगेन वैल्यू आएगी, वो आएगी म्यू प्लस 2 सिग्मा, ठीक है, म्यू प्लस 2 सिग्मा। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे जब हम आएंगे तो म्यू माइनस सिग्मा और म्यू माइनस 2 सिग्मा। और इसी तरह फिर एक और अगर वैल्यू आएगी तो वो आएगी म्यू माइनस 3 सिग्मा। ये हम आगे जो है वो कर्व को देखते हैं, इसकी जो बनी हुई है उसके अंदर उसने ना इसको म्यू माइनस या म्यू प्लस नहीं लिखा हुआ, सिंपली उसने सिग्मा यूज़ किया हुआ है। तो आपने उसके अंदर ये एडिशन करनी है कि म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, और ये चीज़ें आएंगी उसके अंदर। कर्व को हम इसकी देख लेते हैं ज़रा। ये हमारे पास कर्व है इसकी, ठीक है। अब देखें इसके अंदर ना, यहाँ पे ना देखें मीन के ऊपर क्या है, म्यू पड़ा हुआ। यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है ये म्यू प्लस सिग्मा है, ठीक है, म्यू प्लस सिग्मा। यहाँ पे इसी तरह म्यू प्लस 2 सिग्मा, यहाँ पे आ जाएगी म्यू प्लस 3 सिग्मा। इसी तरह यहाँ पे म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा। तो राइट साइड पे जब हम जाएंगे तो म्यू के अंदर सिग्मा ऐड होगा, लेफ्ट साइड के अंदर जब हम जाएंगे तो म्यू के अंदर सिग्मा क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। अब जो मेन चीज़ है इस कर्व के बारे में आपने सबसे मेन जो चीज़ याद रखनी है कि ये जो कर्व है ना, कर्व इसका ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट के राइट साइड पे अगर आप जाएंगे तो एरिया और लेफ़्ट साइड पे जो एरिया होगा वो इक्वल होंगे। क्यों, यही तो चीज़ हमने यहाँ पे देखी है कि यहाँ पे ये जो है ये सिमेट्रिकल होगी। सिमेट्रिकल होने का मतलब भी यही है कि इसके जो ये सेंट्रल पॉइंट है इसके राइट साइड पे जितना एरिया होगा उतना ही क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे एरिया होगा। जितना राइट साइड पे एरिया होगा उतना ही क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे एरिया हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है। सो इस चीज़ को याद रखना है। तो ये जो टोटल एरिया है ना, इसका टोटल एरिया ये हमारे पास होगा हमेशा 1। टोटल एरिया कितना होगा, 1 होगा। टोटल एरिया को याद रखना है 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन के लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है वो 0.5 है, आधा एरिया इधर है, और राइट साइड पे जो एरिया है वो भी कितना है, 0.5 है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है,
क्वेश्चंस के अंदर आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक यहाँ पे चीज़ याद रखने वाली है कर्व के बारे में कि टोटल एरिया हमेशा 1 होगा। ये जो सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन के राइट साइड पे जो एरिया होगा वो टोटल कितना होगा 0. यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल एरिया है ये हमारे पास कितना है 0.5 है। इसी तरह इस लाइन के लेफ़्ट साइड के ऊपर जो एरिया है वो हमारे पास क्या है 0.5 है। ये चीज़ आपने याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो एरिया हमारे पास म्यू से सिग्मा, म्यू से म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान जो एरिया है टोटल यहाँ से यहाँ तक, और इससे लेफ़्ट साइड पे इतना, तो ये जो टोटल एरिया है ये बनता है 68.27। -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के दरमियान, यानी म्यू +2 सिग्मा और म्यू -2 सिग्मा के दरमियान जो टोटल एरिया है वो 95% है। कितना है 95.45%। और -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के दरमियान जो एरिया है वो कितना है 99.73%। अब ये तो हमने पढ़ लिया है एक्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व है, हमने उसको अंडरस्टैंड किया। सबसे पहले हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फार्मूले के साथ साथ हमने क्या किया, कर्व को समझा कि कर्व के अंदर जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि कर्व के अंदर ये जो सेंट्रल पॉइंट होगा यहाँ पे हम ये बेसिकली एक्स और म्यू यहाँ पे इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट के ऊपर एक्स और म्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन सी जगह पे इक्वल होंगे, ये जो सेंट्रल लाइन थी हमारी उसके ऊपर हमारी जो एक्स और म्यू की वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक्स और म्यू की वैल्यूज़ इक्वल होंगी। कहाँ पे, यहाँ पे ये जो जगह, यानी कि ये जो सेंट्रल लाइन आ रही है यहाँ पे एक्स और म्यू की वैल्यूज़ इक्वल होंगी। इसके राइट साइड पे जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज़, यानी म्यू प्लस सिग्मा, म्यू +2 सिग्मा, म्यू +3 सिग्मा। लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो म्यू माइनस सिग्मा, म्यू -2 सिग्मा, म्यू -3 सिग्मा, ये हमारे पास आएंगी। अच्छा, एक चीज़, दूसरा चीज़ हमारे पास क्या है कि टोटल जो एरिया था वो क्या है 1 है। टोटल एरिया क्या है 1 है। सो राइट साइड पे जो एरिया है वो भी 0.5 है, लेफ़्ट साइड पे जो एरिया है वो भी क्या है हमारे पास 0.5 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद रखना है क्योंकि आगे चल के हम इसको यूज़ करेंगे। राइट साइड का एरिया कितना है 0.5, लेफ़्ट साइड के ऊपर जो एरिया है वो भी क्या है 0.5, इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, अब हमने तो समझ लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। एक्चुअल जो हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करने वाले हैं वो है हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको हम कहते हैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन का भी नाम देते हैं, ठीक है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हम एक्चुअली जो है क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके लिए एक फार्मूला है वो आपने याद रखना है, जेड इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये तो वही चीज़ है जो आपको पावर के अंदर नज़र आई थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर। जब हम ई की पावर लिख रहे थे तो हमने लिखा था ई पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पावर के अंदर जो चीज़ थी ये वही है। तो z हमारे पास क्या है, अब देखें, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का पता होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होगा, x की वैल्यूज़ का पता होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको ट्रांसफॉर्म करके ले जाएंगे z डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। z डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा आसान है समझने के हिसाब से एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या जो z डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिंपली क्या है, x माइनस म्यू और सिग्मा। एक ये भी फार्मूला आपने याद रखना है। जो पहली चीज़ हमने कही थी कि हमने 3 चीज़ें इसके अंदर करनी है, एक फार्मूला करना है, दूसरा इसके अंदर हमने कर्व को समझना है, तीसरा हमने एरिया टेबल का यूज़ कैसे करना है वो समझना है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको हिफ्ज़ हो जाएगी। सो पहली जो चीज़ है फार्मूला, ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फार्मूला पढ़ा है, मैंने वो आपको बताया कि वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यूज़ होगा। एक्चुअल जो हमने फार्मूला यूज़ करना है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वो ये है, ठीक है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। z डिस्ट्रीब्यूशन या तो डायरेक्टली आपको गिवन होगी, अगर गिवन नहीं होगी जहाँ पे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और x की वैल्यूज़ गिवन होगी। तो आप उन तीनों को इस फार्मूला के अंदर जब पुट करेंगे तो हमारी वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, z डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब कर्व के अंदर भी क्या चेंजेस आएंगी, सिंपली कर्व के अंदर थोड़ी सी चेंज आएगी, बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आने वाली, और वो बहुत
बहुत आसानी के साथ आप उसको याद रख सकेंगे। मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आपके पास कर्व के अंदर एक्चुअली चेंजिंग क्या आने वाली है। अच्छा, जब हमें ये पता है कि सेंटर के ऊपर यहाँ पे ये जो सेंटर है इसका ना, ये सेंटर, यहाँ पे हमने कहा था कि एक्स जो है वो क्या होता है, म्यू के इक्वल होता है। ठीक है, एक्स अगर म्यू के इक्वल होता है, जेड का तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, एक्स माइनस म्यू ओवर 2, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, तो एक्स और म्यू अगर इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हम म्यू पुट कर लेंगे, तो म्यू ओवर म्यू, म्यू माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा आंसर, क्योंकि म्यू और म्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है जहाँ पे आपका एक्स इक्वल टू म्यू था मीन के ऊपर, वहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, सिंपल। अच्छा, दूसरा जेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने क्या करना है, म्यू को यानी कि हमने म्यू को ज़ीरो रखना है और सिग्मा को जो है ना वो हमने रखना है 1। सिग्मा को क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ पे सिग्मा था 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 सिग्मा था 2 आ जाएगा, 3 सिग्मा है 3 आ जाएगा, आगे जाएंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह माइनस सिग्मा के ऊपर जाएंगे तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, जेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो कर्व को भी हमने समझ लिया, बाकी चीज़ें वही हैं कि इस साइड पे एरिया जो है वो 0.5 है, इस साइड पे भी एरिया क्या है 0.5 है, और टोटल जो एरिया है वो कितना है हमारे पास 1 है। सो ये कर्व के बारे में जो चीज़ें याद रखनी है वो ये हैं। सो हमने फार्मूला को देखा, फार्मूला क्या है ये वाला, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। दूसरी चीज़ हमने क्या अंडरस्टैंड की इसके अंदर कि आपके पास जो z क्या नाम है, कर्व किस तरह से होगी। कर्व के अंदर जो मेन चीज़ें याद रखने वाली हैं, टोटल एरिया 1 होता है, सेंटर पे z इक्वल टू 0 होगा, 0 के राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव एरिया होगा, 0 के लेफ्ट साइड पे क्या होगा, नेगेटिव एरिया होगा। 0 के राइट साइड पे जो पॉजिटिव एरिया है वो क्या, इसका मतलब क्या है, जब आप 0 से पॉजिटिव वैल्यूज़ के दरमियान एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो ये जो सेंटर लाइन है उसके राइट साइड पे आएगा। और अगर आप जो है नेगेटिव वैल्यूज़ हैं आपके पास z की, तो आपने 0 से जब एक्चुअली जो आप क्या नाम है टेबल को यूज़ करेंगे, तो टेबल के अंदर आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव नहीं होंगी, टेबल के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो आप कैलकुलेट एक्चुअली एरिया 0 से पॉजिटिव वैल्यू के दरमियान कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका एरिया जो है वो लेफ़्ट साइड वाला कंसिडर होगा, इस लाइन के इस साइड वाला एरिया कंसिडर होगा। तो अभी हम, अच्छा, और तीसरी जो चीज़ है, हम एरिया टेबल को यूज़ कैसे करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वैल्यू आती है z इज़ इक्वल टू 0.7, ठीक है, 0.7। अब एरिया टेबल के अंदर जाएंगे हम, ये है हमारे पास एरिया टेबल ना। अब इसके अंदर 0.7 ये है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 0.7 ना। तो 0.7 अगर सिर्फ गिवन है तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, 0.7 और 0 के दरमियान एरिया को कंसिडर करना है। तो ये 0.7 और 0.7 से आगे 0 के कॉलम के अंदर हमने वैल्यू देखनी है, और वो वैल्यू हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया हुआ लेकिन यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी टेबल के अंदर, उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, हमेशा पॉइंट के अंदर वैल्यू आएगी। सो ये हमारे पास आ जाएगी 0.2580। लेकिन अगर हमारे पास 0.7 की बजाय 0.7 की बजाय हमारे पास z आ जाए 0.76, तो फिर हमने एरिया कैसे कैलकुलेट करना है फिर हमने उसी तरह 0.7 के अंदर देखना है, और 0.7 के अंदर फिर 6 के कॉलम, ये देखें ना 6 है, 6 के कॉलम के अंदर आना है नीचे, और 0.7 के साथ जो कोइंसाइड कर रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2764। तो इस तरह हमने एरिया टेबल को यूज़ करना है। तो बाकी चीज़ें हम जो है वो डिटेल के अंदर एग्जांपल के अंदर देखें। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी थी। पहली चीज़ क्या है, फार्मूला z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। दूसरी चीज़ जो हमने अंडरस्टैंड करनी है इसके अंदर कि एरिया कर्व के अंदर क्या होगा कि पूरा एरिया 1 होगा, और z इक्वल टू 0 के राइट साइड पे भी 0.5 एरिया टोटल, और z इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड पे भी टोटल एरिया कितना है, 0.5 है। और तीसरी चीज़ हमने एरिया टेबल को यूज़ कैसे करना है। मज़ीद हम एग्जांपल के अंदर भी इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हम एरिया टेबल को यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर क्या है,
देखिए ना, अब जेड, अब उसने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का डायरेक्ट हमें उसने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट यानी जेड के अंदर वैल्यूज़ गिवन की हुई। अब देखें, अब एरिया निकालना है आपने जेड लेस देन 1.4, ठीक है, 1.4 से लेस वाला एरिया। तो हमें ये पता है, एक चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अब देखें, एरिया हमने निकालना है, यहाँ पे हमें पता है जेड 0 है, ठीक है, 1.4 है तो राइट साइड पे आएगा, ये है 1.4। 1.4 से पीछे पीछे सारा एरिया हमने निकालना है, ठीक है, यानी 1.4 से पीछे पीछे सारा एरिया। हमें ये पता है कि यहाँ वाला जो एरिया है वो कितना है, 0.5, वो हमें एरिया पता है। ये वाला एरिया हमें नहीं पता, तो ये वाला एरिया हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उसके अंदर क्या कर देंगे, ये 0.5 ऐड कर देंगे। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, ये 0 से 1.4 के दरमियान है, तो हम ये देखेंगे 1.4 के अंदर जाके, 1.4 हमारे पास है ये, ठीक है, और हमने 0 के अंदर जाके देखना है, तो 0 पहले कॉलम के अंदर ही है, सो 1.4 के बिल्कुल सामने जो है वो 0.4192, 0.4192 एरिया हमारे पास है। तो ये हमारे पास देखें, एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1.4 इज़ 0.4192, ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। और हमने कहा है कि हमें इससे लेस वाला सारा एरिया चाहिए, तो इसका मतलब है z इक्वल टू 0 से 1.4 वाला और उससे पीछे वाला एरिया भी सारा चाहिए। और हमने ये बात की थी कि ये जो सेंट्रल लाइन है z इक्वल टू 0 वाली, इसके इस साइड पे जो एरिया होगा वो टोटल कितना होगा, 0.5 होगा। हमने ये एरिया हमें पता था, ये एरिया हमने कैलकुलेट किया है 0 से 1.4 के दरमियान, वो क्या है हमारे पास 0.4192। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाला एरिया भी ऐड कर देंगे जो कि 0.5 है, तो हमारे पास 1.4 से पीछे पीछे सारा जो एरिया होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसके अंदर, पी ऑफ जेड लेस देन -1.6, लेस देन -1.6। अब अगेन हम क्या करेंगे, मैंने आपको ये बताया था कि आपने जब भी आपको नेगेटिव वैल्यू बेशक गिवन हो, आपने एरिया जो है वो पॉजिटिव का ही निकालना है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, एरिया जो कंसिडर होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला होगा। अब यहाँ पे देखें ना, z 1.4 था, ठीक है, तो हमने एरिया कौन सा कंसिडर किया, 0 के राइट साइड वाला 1.4 तक। लेकिन अब यहाँ पे है ना 1.6, तो हम निकालेंगे एरिया 0 से 1.6, लेकिन क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला एरिया जो है उसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, हमारे पास क्या है, पी ऑफ जेड लेस देन -1.6, तो जेड हम निकालते हैं 0 से 1.6 के दरमियान। 0 से 1.6 के दरमियान हमारा एरिया जो है 1.6, ये है जी हमारे पास 1.6। तो ये 0 के दरमियान जो एरिया है वो क्या है, 0.4452, 0.4452, ठीक है, 0.4452। तो ये हमारे पास एरिया। अब फ़र्क क्या है सिर्फ कि अब ये जो एरिया हमने निकाला है वो किधर आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे, ये वाला एरिया हमने निकाला है, ये वाला, ठीक है, ये एरिया हमने निकाला है, ये जो निकला है एरिया। लेकिन वो अब क्या कह रहा है कि आपने z लेस देन -1.6 यानी -1.6 से पीछे वाला एरिया निकालना है, इस साइड वाला। तो हमें ये पता है कि ये जो हमने कर्व बनाई है, कर्व के z इक्वल टू 0 के लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जो सारा एरिया है ये टोटल कितना है, 0.5 है। ये टोटल एरिया कितना है, 0.5 है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया -1.6 से पीछे वाला ये जो एरिया शेड किया हुआ है इसने, ये निकालना है। तो हमने क्या किया, ये यहाँ से यहाँ तक एरिया कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास है 0.4452। टोटल एरिया कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल एरिया था 0.5, ठीक है, टोटल एरिया क्या है, 0.5 है। तो हमें ये वाला एरिया तो चाहिए ही नहीं, ये वाला एरिया तो चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 0.5 में से। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया था वो क्या था हमारा, -1.6 से लेफ़्ट साइड वाला एरिया जो इसने शेड किया है वो हमें चाहिए था। तो हमने ये जो 0 से 1.6 वाला एरिया था, ये इसको, इस पार्ट को हमने उसमें से निकाल दिया है, कट कर दिया है। और वो कट क्यों किया है, क्योंकि हमें 1.6 से पीछे वाला एरिया चाहिए, इस साइड वाला एरिया चाहिए। तो 0 से 1.6 वाला एरिया जो निकला था वो था 0.4452। टोटल एरिया क्या है, 0 से पिछली साइड पे 0.5, हमें एरिया चाहिए 1.6 से आगे वाला। 0 से 1.6 वाला एरिया हमें नहीं चाहिए, तो हमने कट कर दिया 0.5 में से। तो ये जो एरिया था 0 से 1.6 के दरमियान 0.4452 वाला, इसको हमने क्या किया, 0.5 में से माइनस कर दिया। होप्स हो कि आपको ये समझ आ गई हो। नेक्स्ट हम चलते हैं अब
कि अगर आपके पास क्या हो, एरिया नेगेटिव नंबर से बड़ा हो जाए, ठीक है। ये केस क्या था यहाँ पे, पहला जो हमने केस पढ़ा था वहाँ पे था कि आपके पास जो एरिया था वो था पॉजिटिव नंबर से लेस, पॉजिटिव नंबर से लेस था, तो हमने क्या किया था, उसके अंदर 0.5 ऐड कर दिया था। फिर है कि नेगेटिव नंबर से लेस है तो उस वो क्या करेंगे, 0.5 में से माइनस कर देंगे। फिर क्या कि हमारे पास एक और केस आ गया कि z जो है वो ग्रेटर देन माइनस 0.70 है, ग्रेटर देन माइनस, अब अगेन उसी तरह z 0 से 0.70, ठीक है, 0.70, 0.70, 0.70, ये आ जाएगा हमारे पास 0.2580, 0.2580 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। हमने क्या करना है, ग्रेटर देन 0.70, क्या मतलब 0.70 के राइट साइड के ऊपर जितना भी एरिया आ रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है। 0.70 के राइट साइड वाला सारे का सारा एरिया, हमें ये 0 z इज इक्वल टू 0 के राइट साइड वाला एरिया पता है, ये वाला एरिया पता है, ये कितना है 0.5 है, लेकिन ये एरिया हमें नहीं पता था तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ये z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 0.70 के दरमियान वो आया हमारे पास 0.2580। एक चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि z इज इक्वल टू माइनस 0.70 का क्या मतलब है, सिर्फ कि आपका एरिया जो है वो z इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड वाला कंसिडर होगा। अगर यहाँ पे z इक्वल टू 0.70 होता तो हम क्या करते, z इज इक्वल टू 0 के राइट साइड वाला एरिया कंसिडर करते, यानी कि 0 के राइट साइड पे 0.7 तक जाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस 0.70, तो हमने क्या किया, कैलकुलेट एरिया वहाँ से 0.70 पे ही किया, लेकिन माइनस जो साइन था वो सिर्फ किसको शो कर रहा है कि आप z इक्वल टू 0 से लेफ्ट साइड वाला एरिया कंसिडर करें। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया सारा, ये हमने कैलकुलेट किया है टेबल से। ये एरिया हमें पता था वो कितना है, 0.5 है। तो हम क्या करेंगे, हमें इससे बड़ा एरिया चाहिए, देखिए ना ग्रेटर का साइन आ रहा है, ग्रेटर का, ठीक है। तो ग्रेटर का साइन का क्या मतलब है कि 0.7 के 0 के राइट साइड पे सारा एरिया, तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारा तीसरा केस था जिसके अंदर क्या था, z जो है वो किसी नेगेटिव वैल्यू से क्या आ रहा था, बड़ा आ रहा था। z जो है वो किसी नेगेटिव वैल्यू से बड़ा आ रहा था, इसके अंदर हमने क्या किया, 0.5 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब चौथा केस क्या है इसके अंदर कि आपके पास क्या है, किसी पॉजिटिव वैल्यू से z का एरिया बड़ा आ रहा है। पॉजिटिव वैल्यू से जब 0 का एरिया, पॉजिटिव वैल्यू से एरिया अगर बड़ा आ रहा है, इसका सेम वही केस बनता है जिस तरह से हमने नेगेटिव वैल्यू से लेस वाला एरिया कंसिडर किया था। नेगेटिव वैल्यू से लेस वाला जब हमने एरिया निकाला था तो उसके अंदर हमने क्या किया था, एरिया निकाल के 0.5 में से माइनस कर दिया था। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि 0.5 में से माइनस करेंगे जो हमारा एरिया होगा z से 0 और 0.65 के दरमियान। तो 0.65 के दरमियान एरिया हम देख लेते हैं, 0.6 ये वाला है 0.6, और 5 के ऊपर हम जाके देखते हैं इसको 0.6 को, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.2422, 0.2422 आ जाएगा, ये हमारा एरिया निकल आया, ठीक है। ये हमने एरिया निकाल लिया। उसके बाद हम, अब ये एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है जो हमने टेबल से कैलकुलेट किया, ठीक है, यानी कि 0.2422। अब हमने निकालना क्या है, z ग्रेटर देन 0.65, यानी 6.5 के राइट साइड वाला एरिया, ग्रेटर वाला एरिया, उससे पीछे वाला एरिया हमें नहीं चाहिए। अब ये हमें पता है कि 0 की राइट साइड पे जो टोटल एरिया है वो कितना है, 0.5 होता है। 0 की राइट साइड पे टोटल एरिया कितना है, 0.5 है, ठीक है, 0.5 है। तो टोटल एरिया जो है वो 0.5 है। हमने ये एरिया कैलकुलेट कर लिया, 0 से 0.6.5 के दरमियान टोटल एरिया कितना है, 0.5 है। टोटल एरिया कितना है, 0.5। तो ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए, तो हमने इसको कट कर दिया, यानी 0.2422 को हमने पूरे जो एरिया 0.5 था उसमें से कट कर दिया, तो ये वाला एरिया हमारे पास आ गया, सिंपल। अब जो है एक और केस क्या हो सकता है कि आप z की दोनों साइडों पे आपको वैल्यूज़ गिवन हो, ठीक है। आपने क्या करना है, z 0 से 1.5 के दरमियान भी एरिया निकालना है और z 0 से 0.30 के दरमियान भी एरिया निकालना है। फ़र्क क्या होगा, जब आप z 0 से 1.5 के दरमियान एरिया निकालेंगे तो वो राइट साइड पर आएगा, और जब z 0 से 0.30 के दरमियान एरिया निकालेंगे तो वो लेफ़्ट साइड पर आएगा। इन दोनों के दरमियान एरिया होने का मतलब क्या है, दोनों के एरियाज़ को हम ऐड कर लेंगे। सिंपली क्या करेंगे, दोनों के एरियाज़ को
ऐड कर लें। टेबल आपको यूज़ करना आ गया है, सो अब हम टेबल की तरफ नहीं जाएंगे, सिंपल इधर से ही देखेंगे। अब 1.5 0 से 1.5 के दरमियान जब हम एरिया निकालेंगे तो वो आएगा 0.4332, और जब हम Z0 से 0.30 के दरमियान एरिया निकालेंगे तो वो क्या आएगा 0.1179। अब देखिए 0 से 0.30 वाला एरिया नेगेटिव वाला है तो लेफ़्ट साइड पे आया, और 1.5 पॉजिटिव था तो ये राइट साइड वाला एरिया। दोनों के दरमियान एरिया का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक एरिया और यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया, तो ये -0.30 से 1.5 तक टोटल एरिया। तो सिंपल क्या किया है हमने, दोनों के एरियाज़ को ऐड किए, 0.30 से 0 तक एरिया निकाला, 0 से 1.5 तक निकाला, तो हमें टोटल एरिया चाहिए था इन दोनों के दरमियान -0.30 से 1.5 तक। तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। अच्छा, दूसरा केस क्या है, 0 से 1.24, तो सिंपल है, हम सिंपल एरिया निकालेंगे 0 से 1.24, तो वो हमारे पास टेबल से डायरेक्टली आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास क्या है, 0.53 से 1.78। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, दोनों क्या हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़। दोनों जब पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी तो हम जो बड़ी वैल्यू होगी उस वाला एरिया निकालेंगे, और छोटी जो वैल्यू है उस वाला एरिया भी निकालेंगे। जेड के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी होगी, जेड की राइट साइड वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। सिंपली क्या करना है, Z0 से 0.53 तक एरिया निकालना है, Z0 से 1.78 तक भी एरिया निकालना है। Z0 से 0.53 तक जो एरिया निकला है वो ये निकला है, और Z0 से 1.78 तक जो एरिया निकला है वो हमारे पास क्या निकला है, ये वाला एरिया निकला है 0.462। यहाँ पे उसने लिखा नहीं अलग से, तो ये एरिया निकला है 0.4625। अब देखें हमने एरिया निकाले दो, ठीक है, दो एरियाज़ निकाले हमने। एक एरिया निकाला 0 से 0.53 के दरमियान, और दूसरा एरिया निकाला ये वाला 0 से 1.78 तक, ठीक है। तो हमें एरिया चाहिए था इन दोनों के दरमियान, तो इसका मतलब है ये वाला एरिया तो हमें चाहिए ही नहीं, जो 0 से 0.53 वाला एरिया है। तो हमने क्या किया, फिर जो एरिया निकाला था 0 से 0.53 वाला, उसको यहाँ से जो टोटल एरिया था 0 से 1.78 तक, उसमें से माइनस कर दिया। उसमें से जब माइनस करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा 0.53 से 1.78 के दरमियान वाला एरिया सारा आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा है, बस एक और एग्जांपल हम करते हैं, क्योंकि इसमें ना आपको अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय क्या डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था, जब भी गिवन होगी तो उसके अंदर क्या होगा, आपको हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों गिवन होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों गिवन होंगे। मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, तो मीन गिवन है, सो इसका म्यू की वैल्यू गिवन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू भी गिवन है। अब ये जो वैल्यूज़ होंगी ना, ये आपके पास एक्स की वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ होंगी। तो आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ को यूज़ करना है और जेड के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। जब जेड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर वो हमारा होम ग्राउंड है, उसके अंदर हमें खेलना आता है, तो हम इजीली इसको कर लेंगे। सो अब देखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन गिवन है। अब देखें बिलो 36 का क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी 36, ये एक्स की वैल्यू है 36। हमने फार्मूला पढ़ा था कि जेड को कन्वर्ट करना है तो क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन। एक के अंदर क्या होगा, आपको डायरेक्टली जेड डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी। दूसरा क्या है सिनेरियो, क्या आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो ना गिवन हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, तो फिर हमने कन्वर्ट कर लेना है उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। कैसे करेंगे, इस फार्मूला से, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्स की वैल्यू ये है 36, ये वेरी करेगी। अगले पार्ट के अंदर 54 हो जाएगी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे 47 हो जाएगी, यहाँ पे 30 हो जाएगी, यहाँ पे 32 और 37 दोनों यूज़ करेंगे, यहाँ पे 34.4 और 49.6 दोनों यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमने 36 यूज़ किया एक्स को, म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं, वो यूज़ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ जाएगा -0.8। अब उसने क्या कहा है, बिलो 36 यानी कि पी ऑफ एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 36 है, ठीक है, ये आ जाएगा, आएगा बिलो है ना, ठीक है। सो लेस देन 36 आ जाएगी।
तो इसी के साथ हम अगर z के अंदर जब कन्वर्ट कर लिया तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, z लेस देन किसके आ जाएगा, देखिए ना z की वैल्यू हमारे पास आई है 0.8, तो ये आ जाएगा z लेस देन माइनस 0.8। अब आपको एरिया कैलकुलेट करने का पता है, 0 से 0.8 के दरमियान वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे और फिर 0.5 में से उस एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है, इसी तरह बिलो 54 के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 54 यूज़ करेंगे, जो आंसर आएगा उस वो हमारे पास क्या बन जाएगा, p ऑफ z लेस देन दैट आंसर। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, या इसको देख लेते हैं इधर, ये हमारे पास देखें 54 को हमने यूज़ किया, जब x की वैल्यू को ये आएगा 2.8, तो हमने अब क्या करना है, लेस देन 2.8। ठीक है, एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है, लेस देन 2.8। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो से, ये देखें ना, 0 से 2.8 वाला एरिया हमने कैलकुलेट किया, ये वाला एरिया बनेगा राइट साइड वाला, इसकी मीन के राइट साइड वाला एरिया, और लेफ़्ट साइड के ऊपर एरिया हमें पता है कितना है 0.5, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 2.8 से पीछे वाला सारा एरिया निकल आएगा। इसी तरह z आपने x की वैल्यू को 47 यूज़ करना है, अबव 47 है तो 47 यानी 1.4 के राइट साइड वाला एरिया यूज़ होगा, 0.5 में से माइनस करना है। इसी तरह अबव 30 वाला भी करना है, इसी तरह सेम। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने, अब देखें यहाँ पे बिटवीन है, तो अब z वाली दो वैल्यूज़ आएंगी, z उन दो वैल्यूज़ की बिटवीन आएगा। एक दफ़ा हमने x को 32 यूज़ किया, ये हमारे पास आ गया -1.6, और एक दफ़ा 37 यूज़ किया तो आंसर आया -0.6 आ गया। अब एरिया जो आपने कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, -1.6 से 0.6 -0.6 के दरमियान लेफ़्ट साइड वाला एरिया आएगा आपके पास, ये वाला एरिया। ठीक है, सिंपल एज दैट। उसके बाद इसी तरह 34.4 और 49.6 के दरमियान वाला एरिया आपने निकालना है, और इसी तरह z इज़ इक्वल टू 0 और z इज़ इक्वल टू, बस ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसके अंदर कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो गिवन है, 0 और 1 रिस्पेक्टिवली, इक्वेशन लिखनी है और मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करना है। सिंपल है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट वहाँ पे होता है जहाँ पे एक्स और म्यू इक्वल हो जाते हैं। हमने ये बात की थी जब हम कर्व ड्रा करते हैं, तो कर्व ड्रा करने के ऊपर मैंने कहा था कि ये वाला जो पॉइंट होता है ये मैक्सिमम होता है इसका। ठीक है, और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक्स और म्यू इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ना, इसने मीन गिवन किए हुए 0, जिसका मतलब है एक्स भी क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा एक चीज़। सो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। सो म्यू 0 है, सिग्मा हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, म्यू को 0 पुट करेंगे, सिग्मा को 1 पुट करेंगे। सिग्मा यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 1/2 पर, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, सो 1 ओवर सिग्मा की वैल्यू 1, तो 1/2 स्क्वायर रूट 2 पाई आ जाएगा, ई पावर -1, यहाँ पे -1/2 है, और x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, म्यू की वैल्यू 0, सिग्मा की वैल्यू 1, तो सिंपली क्या बच जाएगा आपके पास, x बच जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर सिग्मा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई ई पावर -1/2, और साथ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकालना है, तो x इक्वल टू म्यू है और म्यू की वैल्यू तो 0 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो e पावर 0 हो जाएगा, e पावर 0 1 होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो हमेशा 1 होती है, तो ये हमारे पास आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसके अंदर एक और है जो चीज़, वो है हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने जब पहले इसी तरह बाइनोमियल की बात की थी, तो बाइनोमियल के अंदर हमने ये बात की थी कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे आती है तो वहाँ पे एक फ़िक्स्ड वैल्यू आ जाती है बड़ी सी। ठीक है, जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, उसको एंड पे जब आंसर निकाल लेते हैं ना, उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी सिंपली उसी तरह करेंगे। कि अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट को एन टाइम रिपीट किया जाए तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या हो जाएगा, एन टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, एक रैंडम सैंपल है जिसके अंदर 1000 आयरन रॉड्स हैं, उनको टेस्ट किया गया है लेंथ के लिए, एंड इट इज़ फाउंड दैट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है आपको 14.40 एंड 2.50 लेंथ जो है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ गिवन होगी, ये देखें ना, एक्स की वैल्यू एक दफ़ा 12 यूज़ करनी है, एक दफ़ा क्या करना है 16 यूज़ करनी है।
12 यूज़ की हमने, z की वैल्यू निकाल ली। फिर इसी तरह x की वैल्यू 16 यूज़ की, z की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो अब एरिया निकाल लेंगे इसी तरह हम। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान वाला एरिया आ जाएगा, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे। एरियाज़ को सिंपली क्या करना है, हमने ऐड कर दी। ये सारी चीज़ें हुई हैं जो हमने समझी हुई हैं पहले से। अब मेन काम इसके अंदर क्या करना है, सिंपली कि जब आपने ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं ना, ठीक है, तो एंड पे क्या करना है, एन पी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना सिंपल। 1000 जो हमारे पास थी यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, एन की ये, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपने एरिया निकाला हुआ है ना, उसके साथ सिंपली क्या करना है, एंड पे जाके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझा है। मेन चीज़ इसके अंदर क्या है, आपने फार्मूला याद करना है इसका, z इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। या तो आपको डायरेक्टली z डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी, अगर नहीं गिवन होगी तो आपने इस फार्मूला के ज़रिए उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म कर लेना है। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या करना है, कर्व के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो टोटल एरिया 1 होता है, और दूसरा क्या है कि z के 0 के राइट साइड वाले टोटल एरिया 0.5 है, और लेफ़्ट साइड पे भी क्या है, 0.5 है। तीसरी जो चीज़ याद रखनी है इसके अंदर वो है हमारे पास कि एरिया टेबल को आपने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसको अगर हम समराइज़ करें ना, ये जो टोटल हमने किया हुआ है, जो हमारा एरिया की जो सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं हमारे पास, तो उसको वो जो जितने केसेस बनते हैं उसको मैंने समराइज़ किया हुआ है, वो मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। तो ये कुछ केसेस हैं जो हमारे पास हैं। एक तो ये है कि जब z की पॉजिटिव, z जो है वो लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू हो, तो आपने क्या करना है, एरिया के 0.5 ऐड कर देना है। ठीक है, इसी तरह z के जो है अगर पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर, यानी जैसे अभी z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.4 है, तो 0.5 में से कैलकुलेटेड एरिया माइनस करना है। z अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू हो तो 0.5 ऐड करेंगे कैलकुलेटेड एरिया में, जो हमने कैलकुलेटेड एरिया 0 और पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के दरमियान कैलकुलेट किया है, उसके अंदर 0.5 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अगर z लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, हम 0.5 में से उसको माइनस कर देंगे। इसी तरह z अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान है और दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो z इज 0 से जो लेस वैल्यू है, यानी इन दोनों में से लेस वैल्यू अब 0.7 है ना, तो 0.7 और 1.4 के दरमियान वाला एरिया जो है हम कैसे निकालेंगे, z 0 से 0.7 वाला एरिया और z 0 से 1.4 वाला एरिया, तो उसमें से हम क्या करेंगे, इस एरिया को माइनस कर लेंगे। z 0 से 1.4 वाले एरिया से क्या करेंगे, z 0 से 0.7 वाला एरिया माइनस कर देंगे। और इसी तरह अगर नेगेटिव और नेगेटिव के दरमियान हो तो तब हम क्या करेंगे, इसी तरह जो इसमें से छोटी वैल्यू होगी, यानी अब 1.4 है ना, ये छोटी वैल्यू नेगेटिव के अंदर 0.7 से, तो इसमें से क्या करेंगे, इस एरिया को माइनस कर देंगे। तो ये हमारी समरी है कि जो केसेस पॉसिबल बनते हैं, तो ये हमने खैर इसको एक एग्जांपल के ऊपर अप्लाई भी किया हुआ है, तो उससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम इसका इन्वर्स यूज़ जो है वो सीखेंगे, जिसके अंदर आपको एरिया गिवन होगा और आपने z की वैल्यूज़ निकालनी होगी। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या किया, z की वैल्यूज़ गिवन थी और एरिया निकाला है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो टेबल है हमने उसको इन्वर्स यूज़ करना है, यानी कि एरिया अगर गिवन हो तो z की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।